अब इस चैप्टर में हम बात करेंगे जियोग्राफिकल इंडिकेशन की, जीआई के बारे में। ठीक है, ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है। जैसे बाकी पेटेंट था उस पर ऑनरशिप थी, ऑनर यूज़ कर सकता है, कॉपीराइट ऑनर का होता है, ट्रेडमार्क ऑनर का होता है, बट जीआई टैग पब्लिक का होता है, क्योंकि ये इसको ऐसा थोड़ी है कश्मीरी सेब एक ही बंदा बेचेगा। ठीक है, और जो फेनी होती है वो एक ही जना बेचेगा, सब बेच सकते हैं, बस उस नाम से कि ये कश्मीर की है, ये मिज़ोर की है, मिज़ोरम की है, ऐसे। ठीक है, तो जो ट्रिप्स का आर्टिकल था ना, ट्रिप्स के 22 आर्टिकल में, मतलब आर्टिकल्स मतलब लॉज बता रखे हैं, रूल्स बता रखे हैं, तो ट्रिप्स ने डिफाइन कर रखा है जियोग्राफिकल इंडिकेशन को। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2E के अंडर। ठीक है, जीआई का एक्ट आया था 1999 में, सुई जनरिस एक्ट, जो अपने आप में यूनिक एक्ट था, क्योंकि पब्लिक है, बाकी सारे कैसे हैं? प्राइवेट टाइप के है, ऑनरशिप है उनमें। रूल दे रखा है इसको, रूल आया था इसका 2002 में, और ये एनफोर्स हुआ था 2003 में। ठीक है, ये कुछ सेक्शंस बता रखे हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना तो क्या सीन है, और अगर एक को मिल गया रजिस्ट्रेशन, फिर अगर उसकी डेथ हो जाती है तो सक्सेसर को मिल जाएगा। इन्फ्रिंजमेंट के, पासिंग ऑफ के क्या सीन है, फिर एप्लीकेशन के क्या सीन है, ये सब बता रखा है इसमें। ठीक है, किस किस पे जीआई टैग नहीं मिलता ये इसमें बात कर रखी है, इन्फ्रिंजमेंट हो जाए तो क्या है। अब हम चलते हैं स्टार्टिंग की तरफ। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम जीआई एक्ट के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है, हमारी जियोग्राफिकल इंडिकेशन की, जो ट्रिप्स ने आर्टिकल 22 में 2E में दे रखी है। ठीक है, इसमें क्या बता रखा है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन रिलेशन टू गुड्स मीन्स एन इंडिकेशन जो आइडेंटिफाई करे गुड को एज अ एग्रीकल्चर गुड, नेचुरल गुड, मैन्युफैक्चर्ड गुड, ऑरिजिनेटिंग मैन्युफैक्चर इन द टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री या रीजन या लोकेलिटी। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी जो क्वालिटी है, रेपुटेशन है, और जो करेक्टरिस्टिक उसमें आ रहे हैं वो उसके जियोग्राफिकल ओरिजिन की वजह से आ रहे हैं कि वो है कहाँ से। ठीक है, ऐसे केसेस में जीआई टैग्स मिलता है। ठीक है, अगर उसका बनने का तरीका जो है वो सिर्फ वहीं पे ऐसा हो रहा है, बाकी जगह अलग है, बाकी जगह का की सॉइल अलग है, टेम्परेचर क्लाइमेट अलग है, तो प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है, उस गुड पे उस जियोग्राफिकल इंडिकेशन का क्या फ़र्क पड़ रहा है, और उस फ़र्क पड़ने से अगर कुछ ऐसा आ रहा है जो उसके करेक्टरिस्टिक है वो अच्छे हो रहे हैं और वो सिर्फ उसी वजह से हो रहे हैं, उस जियोग्राफिकल एरिया की वजह से, तो वो सारी चीज़ें जीआई टैग्स में आ जाएगी। एक बार इसको फिर देख लो, तोड़ के पढ़ लेते हैं। जियोग्राफिकल इंडिकेशन गुड्स पे, मतलब जिस पे भी वो लग रहा है जीआई टैग, वो किस वजह से लग रहा है? इंडिकेशन किस चीज़ का है? वो आइडेंटिफाई सच अ गुड एज एग्रीकल्चर गुड है या नेचुरल गुड है, मैन्युफैक्चर्ड गुड है, कि बना वहाँ है, वहाँ पे एग्रीकल्चर क्रॉप मतलब वहाँ पे उगा है, नेचुरली वहाँ प्रेजेंट था, मैन्युफैक्चर करा गया वहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे? टेरिटरी ऑफ द कंट्री में, रीजन में, लोकेलिटी इन दैट टेरिटरी। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसके अंदर कुछ क्वालिटी, रेपुटेशन या करेक्टरिस्टिक आ रहे हैं उस जियोग्राफिकल ओरिजिन की वजह से। ठीक है, इन अ केस वेयर सच गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड गुड, वन ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ ईदर देयर, वो जो गुड्स की कोई भी एक करेक्टरिस्टिक उसकी वजह से, प्रोडक्शन की वजह से, वहाँ पे प्रोसेसिंग होने की वजह से, ठीक है, उस टेरिटरी के अंदर, तो वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे? जीआई इंडिकेशन में, जियोग्राफिकल इंडिकेशन में आ जाएंगे। जैसे कि अगर हम देखें वाइन्स में देखा जाए तो कुछ नाम फेमस है, शैम्पेन, बॉर्डेक्स, चियांटी। ठीक है, तो जो शैम्पेन और ये बॉर्डेक्स है ये फ्रांस की है, और जो चियांटी है वो कहाँ की है? इटली की। ये फेमस वाइन्स है। हमें पता है अगर शैम्पेन की बात हो रही है तो हम फ्रांस का ही रेफरेंस लेके चलते हैं। सेम ऐसे जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो दार्जिलिंग टी है वो फर्स्ट है जिसको जीआई टैग मिला था। ठीक है, किसमें ये रजिस्टर्ड हुई थी? ये आके रजिस्टर्ड हुई थी टी बोर्ड ऑफ इंडिया में। तो दार्जिलिंग टी बोर्ड ऑफ इंडिया में, नीलगिरी टी भी है, असम टी भी है। ऐसी एक कॉफ़ी का बोर्ड है जिसमें मालाबार की कॉफ़ी रजिस्टर्ड हो रखी है। ये तो पता ही है ना, अंडर मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो प्रीटिस वाला चैप्टर है उसके अंदर ऑलरेडी बताया कि नेशनल लेवल पे कौन संभालता है? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंटरनेशनल लेवल पे विपो, डब्ल्यूटीओ, यूनाइटेड नेशन, ये सब संभालता है। ठीक है, अब आगे जैसे फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक में जैसे कश्मीरी पश्मीना, मिजोर सिल्क, लखनऊ चिकन क्राफ्ट या फेनी, ये आगे फैब्रिक में। ऐसी एक बात है, मतलब जीआई का रेफरेंस है, क्यों बताना है कि ये हमारा है। जैसे एक ये है, ठीक है, ये चिकन है, कि ये कड़कनाथ चिकन है, ये क्या है? ये छत्तीसगढ़ में मिलता है। छत्तीसगढ़ में ना पहले इस पे जब जैसे बैटिंग लगाते हैं इसका प्राइस था 500, जब इसको जीआई टैग मिला ना अब इसका प्राइस हो गया 1000। तो ये इकोनॉमिकल बेनिफिट भी है। हिस्ट्री देखी जाए जीआई टैग की, कि इंडिया में जीआई टैग कैसे आया, ये तो पता है ट्रिप्स एक्ट के अंदर आया है, आर्टिकल 22 में उसकी डेफिनेशन दे रखी है। ये आया कैसे? क्योंकि 1999 से पहले कोई लॉ नहीं था इसको लेके। जीआई टैग कैसे आया इंडिया में? ये ऐसे आया, हमारे पास ना 3 कॉन्ट्रोवर्शियल केसेस हो गए हमारे साथ, नीम का, टर्मरिक का, बासमती का। सबसे पहले नीम की बात करते हैं, अजैडिरेक्टा इंडिका की। ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है, ये बोटेनिकल नेम कह लो। इसमें क्या था, हमें पता है इंडियन टैक्स या जो ओल्ड बुक्स है ना उसमें लिखा हुआ है 2000 साल पहले से ही हमें नीम का ज्ञान है। ठीक है, नीम के बारे में पता है कि नीम कैसे कैसे वर्क करता है। एक तो इंसेक्ट और पेस्ट रिपेलेंट है, वेटनरी में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक में यूज़ होता है, टॉयलेटरीज में यूज़ होता है। नीम किस किस में यूज़ होता है? इन सब में यूज़ होता है। ठीक है, जो नीम का एक्सट्रैक्ट है उससे पेस्ट और फंगल डिसीजेस क्योर हो जाती है।
और कहाँ यूज़ होता है, कोल्ड फ्लू में सॉप के साथ मिक्स करो तो स्किन डिसीज़ में रिलीफ मिलता है, मलेरिया से, मेनिंजाइटिस से, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, इन सब से रिलीफ मिलता है। हमें ऑलरेडी ये सारा हमारे इंडियन ऑल टेक्सेस में लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये हमें पहले से इसकी नॉलेज है। बट 1994 में क्या हुआ, यूरोपियन पेटेंट ऑफिस ने एक पेटेंट ग्रांट किया, ठीक है, किसको किया, WR ग्रेस कंपनी, US डिपार्टमेंट की कंपनी है ये, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, WR ग्रेस कंपनी ऑफ US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर का है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक मेथड खोजा किस चीज़ का, कि ये फंगस को प्लांट पे लगने से रोकेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या करा, नीम का ना हाइड्रोफोबिक एक्सट्रैक्शन करा जिससे उनको ऑयल मिला। और फिर 1995 में द ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल NGO जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे, लीगल फार्मर थे, इन्होंने 94 में इन्होंने पेटेंट लिया, 95 में इसने क्या कर दिया, केस कर दिया। 12 महीने होते हैं ना अपोजिशन के लिए, इन्होंने केस कर दिया, ठीक है। इन्होंने क्या करा, इन्होंने एविडेंसेस दिए, ठीक है, कि इसके फंगिसाइडल इफेक्ट जो है, या इसके स्किन केयर, ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी इंडियन एग्रीकल्चर को पहले से ही पता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 95 में ये चीज़ हुआ। 99 में क्या हुआ, EPO है जो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस है, उसने इनके एविडेंस देखे और इन्होंने ये देखा कि ये जो एविडेंस है वो सच में वाकई मतलब सही दे रखे, इंडियन टेक्स के अकॉर्डिंग। अगर पब्लिश डेट देखी उसके तो हमें पता चल गया। तो 2000 में जाके ये वाला पेटेंट क्या हो गया, रिवोक हो गया, ठीक है। अगला केस देखो, फिर अगली बार क्या हुआ, एक बार ये केस देखो, 94 का सीन था ना ये, नीमस एजेडिरक्टा का। 94 में इनको ग्रांट हुआ पेटेंट, 95 में हमें पता चला, 99 में इसकी इंक्वायरी हुई, एविडेंस दिया, और 2000 में पेटेंट रिवोक हो गया, ठीक है। ये वाली सीन चला है। 95 में अभी हम उसी से लड़ रहे थे, ठीक है, 95 में उस पर हमने क्लेम करा था। इधर यहाँ पे 95 में इन्होंने क्या करा, टर्मरिक पे हमारा एक पायरेसी चली गई। क्या सीन था, US ने पेटेंट करा लिया, अभी US ने उसको पेटेंट करा रखा था नीम को, यहाँ पे 95 में मार्च में इसने टर्मरिक को पेटेंट करा दिया। 2 NRI थे जिन्होंने पेटेंट कराया, ठीक है। और किस लिए कराया, वूंड हीलिंग प्रॉपर्टी। ये तो बच्चों को आज भी पता है कि हल्दी लगा लो जब भी कोई चोट लगती है, तो वूंड हीलिंग प्रॉपर्टी तो पहले से पता है। तो CSIR ने इसको अपोज करा, इस पेटेंट को, एट अ USPTO पे, ठीक है, प्रायर एक्ट के तहत इसको वो करा अपोज। प्रायर एक्ट में क्या आता है कि भाई पहले से हमें ये पता है, इसके अकॉर्डिंग इसने इसको अपोज करा, CSIR ने USPTO बेस्ड प्रायर एक्ट लगा दिया उन पे, ठीक है। कि जो टर्मरिक है ना, हमें 1000 ऑफ ईयर्स से पहले पता है इसकी वूल हीलिंग, ट्रीटिंग रैशेज में, और कॉस्मेटिक में भी है इवन ये तो, ठीक है। तो CSIR ने क्या शो करा, एंटीक संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट, वहाँ पे इंडियन ऑल टेक्स्ट शो करे थे जो 2000 पुराने थे, और यहाँ पे क्या शो करा गया, एंटीक संस्कृत मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है, जो पब्लिश हुई थी 1953 में, और ये बात चल रही है 95 की, तो 53 वाला पहला माना जाएगा ना प्रायर एक्ट की वजह से। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में पब्लिश हो चुका था ये एज अ डॉक्यूमेंट्री, ठीक है। एक क्या दिखाया CSIR ने, उन्होंने एविडेंस दिया कि भाई देखो हमारे पास एक एंटीक संस्कृत का मैन्युस्क्रिप्ट पड़ा है, ठीक है, जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में 1953 में एज अ डॉक्यूमेंट, तो उसको एज ए हमने एविडेंस दिया। तो फिर ये वाला पेटेंट भी रिवोक होना था, तो हो गया रिवोक। रिवोक का मतलब होता है मतलब ख़त्म कर देना, खारिज कर देना। फिर अगला केस चला बासमती का, ठीक है, टेक्सा बेस्ड राइस टी इंक, ठीक है, टेक्सा बेस्ड राइस टी इंक ये वाली कंपनी ने पेटेंट लिया बासमती के ऊपर। इन्होंने क्या कर दिया कि भाई एक न्यू राइस की ब्रीड ही बना दी, ठीक है। फिर USPTO के अकॉर्डिंग हमने फिर से इसका जो पेटेंट था ना बासमती राइस लाइन एंड ग्रेन के ऊपर इन्होंने पेटेंट लिया था। 1997 में क्या हुआ कि इन्होंने 3 years ऑफ एग्जामिनेशन, हमने वो डाल दिया था, क्लेम कर दिया था 1997 में, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने 3 साल में ये चीज़ एग्जामिन करी गई एविडेंस के लिए कि क्या सही है कि क्या नहीं। तो इस वाली कंपनी ने ना बासमती राइस एंड लाइन ने 20 क्लेम्स लगाए, ठीक है, 20 क्लेम्स पुट फॉरवर्ड बाय, हाँ, तो ये वाले इन्होंने, इस कंपनी ने 20 क्लेम्स लगाए। इंडिया ने इसको चैलेंज करा इस पेटेंट को, और इस पेटेंट पे 20 में से ना 15 क्लेम तो उनके ख़त्म ही हो गए उस कंपनी के, ओनली 5 बच्चे जिसको वो सेटिस्फाई कर पा रही थी ये राइस टेक वाली कंपनी, ठीक है। और फिर पता चल गया कि हाँ बासमती भी ऑलरेडी हमारी है, फार्मर को ऑलरेडी पहले से ही नॉलेज थी, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, ट्रिप्स के बारे में देख लिया कि सेक्शन 2E में आता है, आर्टिकल कौन सा लगा था, 22 आर्टिकल। ये एक्ट भी देख लिया, 1990 में आया था, रूल्स आए थे 2002 में, लेकिन एनफोर्स हुआ था 2003 में। खुद में एक स्वीजेंड्रिक एक्ट है और ये एक पब्लिक वो है प्रॉपर्टी। उसके बाद अभी तक हमने और कुछ पढ़ा है, और हमने कुछ नहीं पढ़ा। अब स्टार्ट करते हैं, GI टैग बात कर रहे थे ना। आफ्टर ये 3 जब केसेस चले ना, तो गवर्नमेंट ने सोचा भाई ये जो अनफेयर एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है, ठीक है, इससे हमें पता चला कि हमें कितनी ज़रूरत है किसकी, किसी ना किसी कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन की, मतलब कोई भी IP प्रॉपर्टी की हमें किसी कितनी ज़रूरत है। तब ये GI टैग एज अ लीगल प्रोटेक्शन हमने ये तब एक्ट को अपना लिया, ठीक है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ द गुड्स रजिस्टर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 में आया और हमने इसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। रूल 2002 में आए थे, ऑलरेडी हमें पता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या इसके, कि प्रोहिबिट करता है, क्या प्रोहिबिट करता है, किसको रोकता है, कोई अनऑथराइज पर्सन, मतलब कोई गलत तरीके से मिसयूज़ कर रहा है अगर GI इंडिकेशन का,
तो हमें क्या करना है, हमें अपने कस्टमर को डिसेप्शन से बचाना है कि उनके साथ धोखाधड़ी ना हो कंज्यूमर के साथ। जो हमारे कंज्यूमर है वो तो सोचेंगे हाँ यार ये वाली फ़ेनी तो यहीं की है, ये वाला तो पश्मीना ही है, कश्मीर का है, तो हम ले लेते हैं, यहाँ मिल रहा है तो हम ले लेते हैं, बट वो एक्चुअल में ना हो पश्मीना के नाम से बेच दे। ठीक है। पर्टिकुलर लॉ गवर्निंग द GI ऑफ गुड एंड इंडिया वुड बी कवर कंसर्न ऑफ यील्डर को भी लेके, कि जो उसको उगा रहा है, प्रमोट करते हैं एक्सपोर्ट को। ठीक है, एक्सपोर्ट करने में। उसके बाद चलते हैं हम रजिस्ट्रेशन की तरफ। ये देखो यहाँ पे बता रखे हैं सेक्शन 8 में बात कर रखी है रजिस्ट्रेशन की। ये पेज भी वैसे ही है जैसे ट्रेडमार्क का था ना, ट्रेडमार्क का जैसे एक ऐसी लिस्ट आएगी, ऐसी सबकी मैं एक लिस्ट निकालूंगी, लास्ट में उसी को देख लेना किसमें क्या, क्योंकि समझ तो इसमें आ ही जाएगा इस लेक्चर में। सेक्शन 8 में भी बात कर रखी है रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग बात कर रखी है कि अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब मैनर, जो भी मैनर दे रखा है रजिस्ट्रेशन का, रजिस्ट्रार क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं कि वो गुड किसका है, कौन से डिवीजन में आ रहा है, कौन सी कैटेगरी में आ रहा है, फिर उसका एक रजिस्टर करता है उसका जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, और उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगा देता है। कौन कौन अप्लाई कर सकता है GI टैग के लिए, यूनियन ऑफ पर्सन जो उगा रहा है वो, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई अथॉरिटी, कोई भी कर सकता है, कोई प्रोड्यूसर भी कर सकता है। ठीक है। ड्यूरेशन क्या होता है GI का 10 ईयर्स, ट्रेडमार्क का 10 ईयर बाद रिन्यू कराना होता है, पेटेंट का 20 हो गया, कॉपीराइट लाइफ टाइम विद 60 ईयर्स वाला। ठीक है। उसके बाद प्रोहिबिशन कैसे होता है, प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ GI टैग्स का, द डेफिनेशन ऑफ द एक्सप्रेशन GI जो प्रोवाइड हो रखे 2E में सेक्शन में जो दे रखा है, GI टैग्स उनको ही मिलेगा सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग जो सेक्शन 9 में फॉल नहीं करेगा। ठीक है। अगर GI टैग लेने जा रहे हैं हमें तो हम पहले पूछ लेंगे भाई तो 9 में तो नहीं आ रहा ना, 9 में आ रहा तो ये टैग नहीं मिलेगा। तो 9 में 7 ग्राउंड्स है। 7 ग्राउंड्स क्या, सबसे पहला डिसीव और कन्फ्यूज, अगर कोई GI टैग मिल रखा है किसी चीज़ को तो सेम GI टैग किसी और चीज़ के लिए नहीं मिलेगा, लाइक मतलब मैं किस कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद और किसको नहीं मिलेगा, द यूज़ ऑफ विच अपोज द, अगर ऐसा कोई आइटम या गुड जो किसी लॉ के अगेंस्ट है तो उसको भी टैग नहीं मिलेगा। ये सब वही ट्रेडमार्क वाले हैं। ठीक है। अगर डिसरेप्यूटेबल या ऑफेंसिव मैनर में उसको भी टैग नहीं मिलेगा। अगर किसी रिलीजियस बिलीफ को हम मतलब हर्ट कर रहे हैं तो उसको भी कोई टैग नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद है अगर कोई नेशनल एम्ब्लेम, किसी का गुड नेम ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी टैग नहीं मिलेगा। मतलब देखो ये लाइन यहाँ पे लिखी है, which are confirmed to be non-exclusive name or indication of good, hence not to be discontinuous in guardian in their country or origin, which came into disuse in that country। ऐसा नॉन एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए, एकदम एक्सक्लूसिव होनी चाहिए वो चीज़ें। ठीक है। अब चल रहे हैं हम रेमेडीज़ की तरफ। रेमेडीज़ की बात कहाँ करी गई है, सेक्शन 22 में, ये रहा रेमेडीज़। ठीक है। सेक्शन 22 में हमारे को क्या बात की हुई है, इन्फ्रिंजमेंट की रेमेडीज़ की। जो रिस्ट्रिक्शन से सेक्शन 22 में अगर इन्फ्रिंजमेंट हो गया है, मतलब हमें पता है कि अब हमें इन्फ्रिंजमेंट फाइल करना है, उसने गलत कर दिया है, उसने हमारा मतलब GI टैग यूज़ करके ये बेच दिया, वो बेच दिया, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हायर कोर्ट में जाएंगे। ठीक है। जुरिस्डिक्शन तो यही होएगा, डिस्ट्रिक्ट या हायर कोर्ट, 3 साल के लिए होता है ये, सेक्शन 22 में इन्फ्रिंज आता है। सिविल एक्शन है, या सिविल एक्शन की रेमेडीज़ भी है, इन्फ्रिंजमेंट में भी लगती है, पासिंग ऑफ में भी लगती है। पासिंग ऑफ पता है जब रजिस्टर नहीं होगा, इन्फ्रिंजमेंट जब रजिस्टर्ड है वो चीज़। इंजक्शन, डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, डैमेज कितना हुआ है प्रॉफिट पे, और इंश्योर कर दें कि उसको सब कुछ डिस्ट्रक्ट ही रहे। ठीक है। डिस्ट्रक्ट मतलब उस पर वर्क ना करे दोबारा। क्रिमिनल एक्शन में क्या आएगा, अगर कोई फाल्सिफिकेशन है, फॉल्स एप्लीकेशन ऑफ GI टैग यूज़ करता है तो 6 मंथ से 3 साल तक के लिए उसको जेल रहेगी, 50,000 से 2 लाख उसका फाइन रहेगा। स्पेशल कोर्ट केस में 50 केस से कम भी हो सकता है, और जेल 6 मंथ से कम हो सकती है, बट इतनी तो होएगी। यही था। और इससे पहले एक ये है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को देख लो भाई। अभी तक हमने जो भी देखा है ये वाला आर्टिकल था, इस सेक्शन के अंडर डेफिनेशन आई, GI एक्ट आया 2002 और 2003 में एनफोर्स हुआ। सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग ये बता रखा है कि अगर किसी उस पर्सन की टैग डेथ हो जाए जिसने GI टैग लिया था तो उसके सक्सेसर के पास ट्रांसफर हो जाएगा। 25 में ये बता रखा है कि फॉरबिडन कैसे हो सकता है, रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है या नहीं। सेक्शन 20 के 1 में बता रखा है इन्फ्रिंजमेंट कैसे फाइल करते हैं अगर रजिस्टर्ड है, और अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो 20 के 2 में बता रखा है पासिंग ऑफ के बारे में। ठीक है। सेक्शन 11 में पूरा ये 11 से 16 के रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रखा है कि डिफरेंट क्लासेस में विड्रॉन कर सकते हैं, एडवर्टाइज, अपोजिशन, करेक्शन, अमेंडमेंट और रजिस्ट्रेशन सेम है। उसके बाद बता रखा है जो GI रजिस्टर है ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन की जो रजिस्टर है वो चेन्नई में हो रखी है। CGPDTM का सेक्शन 3 के सबसेक्शन 1 में क्या बता रखा है, जो ट्रेडमार्क एक्ट है ना उसका जो रजिस्ट्रार है वही GI का भी रजिस्ट्रार है, सेम है उन दोनों के। सेक्शन 9 में वो प्रोहिबिटेड चीज़ें बता रखी है जिनका रजिस्ट्रेशन जिन पे नहीं मिलेगा, जिसमें 7 ग्राउंड्स थे। सेक्शन 22 में रेमेडीज़ बता रखी है, जब इन्फ्रिंजमेंट हो जाता है तो क्या होता है, सिविल और क्रिमिनल रेमेडी। सेक्शन 8 रजिस्ट्रेशन मैनर है, और 8 में तो मैनर है, खैर
और ये रहा 11 से 16 रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। 8 का कहाँ है, एक सेकेंड मैं 8 भी चेक कर लूँ। ये रहा ना, मे बी रजिस्टर रिगार्डिंग ऑल ऑफ द गुड इंक्लूडिंग सच टाइप ऑफ लिस्टेड। मैंने दे रखा है कि जोग्राफिकल इंडिकेशन कैसे कैसे होएगा, ठीक है, गुड्स पे होएगा कि किस बेस पे होएगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ये मैंने दे रखा है इसमें, ठीक है।